हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर डीबीटी जेआरएफ एग्जाम। तो 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिससे कि 1 मंथ के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर पाए जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन आपको लाइफ साइंस का थोड़ा सा भी नॉलेज है और थोड़ी सी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी, तो इस 1 मंथ के अंदर ऐसा कुछ नया करें, ऐसा कुछ न्यू करें जिसकी वजह से क्या हो, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो सके। श्योरिटी में आ जाओ आप कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आप इस पूरे मंथ इसको सिंसियरली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं डीबीटी जेआरएफ का जो एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्योंकि एग्जाम का सिलेबस तो आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा कि किस तरह का सिलेबस होता है। और अगर सिलेबस को डिस्कस करने जाएं या फिर उसको थोरोली पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में अगर स्टडी करें तो पूरा 1 ईयर निकल जाता है अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी काफी ज्यादा बूस्ट होने वाला है। और जो क्या करेगा, आपके अदर एग्जाम में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि आपको पता है 3 अक्टूबर को क्या है, डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम है। उसके बाद नवंबर में वापस क्या है, सीएसआई नेट का एग्जाम है। तो आपको कंटिन्यूअसली इस तरह से प्रिपरेशन रखनी है कि आपका ये वाला एग्जाम भी क्वालिफाई हो और सीएसआई नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई हो। तो आपको पता है कि सीएसआई नेट का और डीबीटी जेआरएफ का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, काफी ज्यादा सिमिलरिटी है एक दूसरे में। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग प्रिपेयर करें तो दोनों एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट इसका पैटर्न क्या होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ओके, दो सेक्शन होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चंस के। तो सेक्शन ए में क्या होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में भी सेक्शन बी में कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस, पूरे 50 क्वेश्चंस करना कंपल्सरी है। उसके बाद सेक्शन बी में 150 में से ओनली 50 क्वेश्चंस करने हैं। मीन्स चॉइस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हमें बिल्कुल 100 क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, उसमें से 50 क्वेश्चंस निकालने हैं। तो ये भी काफी ज्यादा टफ वर्क हो जाता है, क्योंकि 150 में से अगर 50 क्वेश्चन चूज करने जाओ आप, तो क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें टाइम का भी ध्यान रखना है आपको 3 आवर्स के अंदर। और उसके बाद करेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन को ऑप्ट करना है, जिसकी वजह से क्या हो, आप अच्छे से उसको सोल्व कर पाओ और वो आपका करेक्ट भी हो। ओके, तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन कंपल्सरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे पूरे में से 50 पूरे करने हैं, जो आते हैं वो पूरे करने हैं, जितने आएंगे लेकिन 50 क्वेश्चन अगर आप पूरे करोगे तो 50 के मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से इसका पेपर पैटर्न होता है। और सेक्शन ए में क्या होता है, इसमें जो भी जनरल बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें से आते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं। लाइक मिसिंग नंबर दे दिया या फिर कोई नंबर सीरीज है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो। और स्पीड से या फिर डिस्टेंस वाले, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेक्शन बी में क्या होता है, 10 स्पेसिफिक यूनिट होती हैं। जो स्पेसिफिक आपका बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्ट करना होता है। उसमें से सारे क्वेश्चन सारी यूनिट्स में से कर सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दूसरी यूनिट में से क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो 150 में से आपको काफी ज्यादा चॉइस मिल जाती है क्वेश्चंस को ऑप्ट करने की। ओके, तो 50 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो। उसमें आप अगर जूलॉजी और बॉटनी बैकग्राउंड से हो तो आप एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो। तो क्या होता है, 10 यूनिट है और 150 क्वेश्चन, इट मीन्स हर यूनिट में से 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ओके, तो 2-3 यूनिट क्या होती है, एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड होती है, तो उन यूनिट को हम लोग अच्छे से करें तो एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। और इसका जो सिलेबस है सीएसआई नेट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीएसआई नेट की प्रिपरेशन भी होगी, और अगर आप सीएसआई नेट की कर रहे हैं तो ये तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ओके,
तो 1 मंथ में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक रिवर्स मेथोडोलॉजी अपनानी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे आपको। तो डाउनलोड करके फिर क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन पेपर को, एक कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो और उसको अपने आप से सोल्व करो। जब आप सोल्व करोगे तो चाहे उसमें से 20 क्वेश्चन कर पाओ चाहे 30 क्वेश्चन कर पाओ, जब तक आप पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर लो तब तक कभी भी उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करते टाइम उसके आंसर्स नहीं देखने हैं। ओके, जब भी जैसे भी आंसर देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है और मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब एग्जाम में वो वापस क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो हम लोग नहीं कर पाते। तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर तब तक मत देखो जब तक कि उस पूरे कॉन्सेप्ट के रूट तक नहीं पहुंच जाओ, जब तक कि आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाओ कि ये क्वेश्चन ही राइट है। ओके, तब तक आप उसका आंसर मत देखो। ओके, तो वो जितने भी आप क्वेश्चन कर पाओ 20, 30, 50 जितने भी क्वेश्चन कर पाओ करो। उसके बाद जो नहीं कर पाए क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को क्या करो, उन क्वेश्चन के अंदर जो भी टॉपिक पूछा है उसको डायरेक्ट गूगल करो या फिर जो भी रेफरेंस बुक आप ले रखी है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें से उस टॉपिक को रीड करो। तो बुक से पढ़ना काफी ज्यादा वो हो जाएगा हेक्टिक। अभी 1 मंथ के अंदर बुक से नहीं पढ़ सकते इतने सारे टॉपिक्स को, तो आप क्या करो, डायरेक्ट उसको गूगल कर सकते हो या फिर मैं एक वीडियो सीरीज लाऊंगी जिसके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक से टॉपिक के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस टाइप से अब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रही हूँ, 2019 का पेपर ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी अब मैं क्या करूंगी, उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगी ताकि आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाए क्वेश्चंस को कंपेयर करना कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। और डीबीटी जेआरएफ में आप लोग देखोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि कितने सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। ओके, टॉपिक्स तो रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी एज इट इज रिपीट होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। आप पूरे मंथ तक सिंसियरली इस वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालें, उसमें से खुद से सोल्व करें, जो नहीं आता है टॉपिक उसको अच्छे से रीड करें, और उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बना के उसमें से शॉर्ट नोट बना सकते हो। ओके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके शॉर्ट नोट वैसे ऑलरेडी होंगे, क्योंकि हर कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम में हम लोग जब रिवाइज करते हैं तो वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ साथ आपका जो पहले जो भी प्रिपरेशन चल रही थी उसको रिवाइज तो आपको साथ साथ करना ही है, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी उनको पढ़ना है और उनके शॉर्ट नोट बनाने हैं। अगर आप अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो अब नोट्स नहीं बनाने। ओके, नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो नोट्स नहीं बनाने, कुछ शॉर्ट ट्रिक जो अपनी खुद की बना सकते हो उसको जरूर आप लिख सकते हो थोड़ा हाईलाइट करके, ताकि आप लास्ट टाइम में उसको एक बार देख के जा सको। ओके, तो इस तरह से आपको पूरे महीने क्या करना है, एटलीस्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सोल्व करने हैं, उनके जो भी टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटर जो भी एमटेक बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्वेश्चंस करने लग जाओ। इस ऐसा नहीं करना है, आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो, ओके, उन क्वेश्चंस के टॉपिक को क्या करो, गूगल करो और अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करो उनके। और उस जब भी गूगल करो तो विकिपीडिया पे तो काफी बिल्कुल उसका जो बेसिक नॉलेज रहता है वो रहता है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हो, लेकिन उसके जो कुछ आर्टिकल्स दिए हुए रहते हैं एनसीबीआई पे, इस पे, तो वो वाली साइट पे आप उसके जर्नल्स में उसके आर्टिकल्स पढ़ो, तो उसमें क्या होगा, आपका बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाली स्टडी क्यों कर रहे हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है। ओके, किसी भी चीज को एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना चाहिए ताकि हम आगे भी, हम लोग भी किसी न किसी टाइम जब रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे तो हमें पता होगा कि ये चीजें क्यों की जा रही है। ओके, तो ये एग्जाम आप डेफिनेटली इसीलिए क्वालिफाई करना चाहते हो क्योंकि अच्छी सी लैब में आप पीएचडी करना चाहते हो। ओके, फेलोशिप मेन मोटिव नहीं होता, आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट है साइंस के प्रति, तो साइंस के लिए आप क्या करना चाहते हो, अपने आप को डिवोट करना चाहते हो साइंस के लिए, आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में काम करना चाहते हो, तो इसीलिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आपके पहले से प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो क्या करो, उस वाले टॉपिक को वैसे पढ़ तो रहे हो तो थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, तो उसको आर्टिकल के थ्रू पढ़ो,
ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल बिल्कुल पढ़ने लगे, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो और उसकी जो उसका कंक्लूजन है, समरी है, वो पढ़ सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप अगर करोगे तो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर कब तक हो जाएंगे? 15 डेज में हो सकते हैं। जैसे आज अभी 2 दिन इस मंथ के बचे हुए हैं और फिर वो पूरा मंथ बचा हुआ है। ओके, तो 10 इंटू 2 मीन्स 20 डेज में आप अगर एक क्वेश्चन पेपर आप 2 दिन में भी करते हो तो आप इजीली इसको 20 डेज में कर सकते हो। उसके बाद भी आपके पास 10 डेज बचेंगे, तो 10 डेज में जो भी आपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी उनके साथ साथ करने, तो ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद आपको 10 डेज जो भी बचेंगे उसमें क्या करना है, अपने आप से मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट इजीली अवेलेबल है इसके वेबसाइट के ऊपर, वो भी लगा सकते हो, या फिर गेट वाले जो एग्जाम है, गेट वाले जो पेपर है उनको भी सोल्व कर सकते हो। गेट एक्सेल और गेट बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो वो भी सोल्व कर सकते हो। तो वो सोल्व करने हैं आपको, कर सकते हो नहीं, करने हैं। ओके, तो 15 डेज में ये वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे 10 ईयर के। उसके बाद आप गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट जो लाइफ साइंसेस का जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, चाहे 2 ईयर के करो चाहे 3 ईयर के करो, उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। तो इस तरह से आप अगर स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो मेरिट जाती है वो 200, जो एग्जाम का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 300 और मेरिट जाती है इसकी 200 पे। ओके, तो आपको 200 मार्क्स मिनिमम मतलब लेके आने हैं, सेफ साइड में रहोगे 200 मार्क्स अगर लेके आ गए तो। ओके, तो 200 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है आपको। तो उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है, इसमें मैंने इसको यूनिट वाइज अरेंज किया है, जैसे बायोकेमिस्ट्री से, सेल बायोलॉजी से, इस तरह से। तो फर्स्ट है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड में आपको क्या करना है, अमाइनो एसिड की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलो और फिर हाई लेवल तक स्टडी करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके मेन स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड के 28 जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम याद करने हैं। उसके बाद उनके प्रिकर्सर क्या है, मीन्स अमाइनो एसिड को बना कौन रहा है। इसके बाद अमाइनो एसिड किस किस का प्रिकर्सर है, अमाइनो एसिड भी दूसरी चीजों को बनाता है, तो ये भी देखना। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हिस्टिडीन से और ग्लाइसिन से, इस तरह से तो बार बार इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है कि हिस्टिडीन किस तरह से उसका बफर की तरह यूज करते हैं हिस्टिडीन को। तो इस तरह से आपको वो करना है प्रिपेयर। जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो आपको खुद को ऑटोमेटिक लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखनी है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, और जो भी मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है ना, उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद है रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट में क्या होता है, जो भी डायहेड्रल एंगल्स को किस तरह से प्लॉट किया जाता है उसके बारे में आप बिल्कुल 15 मिनट का टॉपिक है, ये आसानी से समझ सकते हो 15 मिनट के अंदर। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो वो भी देख ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके ओके, उसके बाद एंजाइम्स में पूछा जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी से, फोल्ड प्योरिफिकेशन, पीएच, बफर और सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट और पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप बॉटनी और जोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो ये क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, इनको स्किप कर सकते हो। ओके, तो ये वाले टॉपिक्स उनके लिए है जो बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से है या फिर बायोटेक्नोलॉजी से। ओके, बहुत सारे जूलॉजी और बॉटनी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। इसमें क्या होता है, केएम वीमेक्स क्या होता है, ये जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि इसमें ये केएम वीमेक्स क्या होते हैं, और उसके बाद इनहिबिटर्स क्या होते हैं। जो एंजाइम्स के इनहिबिटर हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इनहिबिटर्स जरूर देख लेना।
उसके बाद मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की जो मेन स्ट्रक्चर होती है उससे उसके बाद मेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और फिर उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म, लाइक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो उसका पूरा पाथवे बिल्कुल रटना नहीं है, उसमें मेन जो स्टेप्स है लाइक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, या फिर उसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, और NADH कहाँ फॉर्म हो रहा है, ATP का यूज कहाँ पे हो रहा है, और वहाँ कोई भी एंजाइम है, एंजाइम यूज आ रहा है तो उस एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, इस तरह से आप देख सकते हो। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो इस तरह से कुछ पाथवेज देख लेना, लाइक सिट्रिक एसिड साइकिल भी देख लेना। उसके बाद है लिपिड, लिपिड में फैटी एसिड्स क्या होते हैं, और लिपिड में जो मेल्टिंग टेम्परेचर से रिलेटेड लाइक फैटी एसिड चेन लेंथ का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग टेम्परेचर पे, और अनसेचुरेशन का क्या इफेक्ट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देख लेना। उसके बाद है प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स में तो हमने देख लिया है, तो प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखनी है। उसके बाद प्रोटीन की जो बेसिक स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो उसमें देख सकते हैं, और मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है प्रोटीन शॉर्टिंग एंड ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म हो रही है, लाइक वो साइटोसोल में हो रही है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है, तो उसकी शॉर्टिंग कैसे हो रही है, वो कहाँ पे ट्रांसलोकेट हो रही है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है तो वो किस तरह से गोल्जी में जा रही है, उसके बाद लाइसोसोम में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इसका जो सिक्रेटरी पाथवे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का, तो वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कौन से अमाइनो एसिड पे होता है, लाइक सेरीन थ्रियोनिन पे कौन सा होता है, ओ लिंक्ड होता है। और जैसे आप अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखोगे उसमें ऑलरेडी पता चल जाएगी कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो उसमें ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होगा। इस तरह से एस्पेरजिन पे क्या होता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है, और एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ER में होता है, और ओ लिंक्ड कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक कोई फ्लूरोसेंटली टैग्ड कर दिया गया प्रोटीन को और वो साइटोसोल में बन रही थी और उस पर कोई सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल था ER का। ओके, तो अगर वो प्रोटीन कहाँ पे दिखाई देगी थोड़ी देर बाद, तो वो गोल्जी में दिखाई दे सकते हैं, ER में दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से लेबलिंग करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। और उसके बाद उसका जो रिट्राइवल सिग्नल्स होता है, पर्टिकुलर सिग्नल होता है लाइसोसोम के लिए और पेरोक्सिसोम के लिए, वो सिग्नल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सिग्नल प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन कहाँ पे जाएगी। ओके, तो मेनस बाइंडिंग प्रोटीन कौन सी होती है, इस तरह से जो सिग्नल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का सिग्नल कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिग्नल कौन सा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आयन चैनल्स लाइक सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सोडियम पोटेशियम ATPase भी इंपॉर्टेंट है, और CFTR से भी काफी ज्यादा हर टाइम क्वेश्चन आता है, क्लोराइड चैनल वाला CFTR, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि GTPase प्रोटीन कौन कौन सी होती है, लाइक वेसिकल फ्यूजन में कौन सी जी प्रोटीन यूज आ रही है वहां पे, और न्यूक्लियस में RAN GTP होता है, उसी तरह से वेसिकल फ्यूजन में RAB GTP होता है, और साइटोस्केलेटन में कौन सी GTPase प्रोटीन होती है, रोज GTPase RHO। ओके, तो ये GTPase प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। उसके बाद नोच डेल्टा सिग्नलिंग भी आती है। देन सेल डिवीजन में सारी फेजेस तो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे है, फिर 2n कहाँ पे बन रहे हैं, और फिर एनाफेज में क्या हो रहा है, उसका साइटोसोल का डिवीजन किस तरह से हो रहा है, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स कब डिवाइड हो रहे हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब वापस से रीफॉर्म हो रही है और कब डिग्रेड हो रही है, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप का नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद उसके चेक पॉइंट्स, जो G1S चेक पॉइंट है, G2M चेक पॉइंट, और मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये चेक पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए क्लियर। उसके बाद साइटोस्केलेटन का क्या रोल है, कौन कौन से साइटोस्केलेटन लाइक इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा
लाइक माइक्रोट्यूबुल और एक्टिन मायोसिन की किस तरह से असेंबली होती है, और इसका जो सेल माइग्रेशन में क्या रोल है साइटोस्केलेटन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरोसाइंस के अंदर भी इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो इस अगर ये यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले कर लेना। और जैसे एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर कौन कौन से हैं, एंड बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, अल्फा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, इस तरह से। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोजन्स, जो जंपिंग जीन्स होते हैं। ट्रांसपोजन्स में काफी सारे, जैसे डीएनए ट्रांसपोजन्स, रेट्रो ट्रांसपोजन्स कौन कौन से होते हैं, लाइन साइन क्या होता है, उसके बाद मिनी सैटेलाइट, मेटा माइक्रो सैटेलाइट, और VNTR क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें थोड़े घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, एग्जांपल पूछ लिया जाता है। उसके बाद है LDL रिसेप्टर, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका रिसेप्टर कौन सा होता है, और किस तरह से उसमें क्लेथरीन की कोटिंग होती है। वेसिकल का फ्यूजन कैसे हो रहा है, रिसेप्टर वापस रिसाइकिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिसेप्टर में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद आयरन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आयरन का जो रिसेप्टर लिगेंड होता है वो क्या होता है, और उसका जो जो भी रिसेप्टर होता है वो क्या होता है। ओके, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होगा, ट्रांसफेरिन के साथ में आयरन बाइंड होके फिर वो आयरन का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो जो रिसेप्टर होगा वो आयरन का नहीं होगा, ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर होगा। ओके, तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कैंसर, जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ जो होती है, प्रोलिफरेशन होता है सेल का, उसको बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर में ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। कैंसर से ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये कर लेना आप अच्छे से। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपको चारगाप्स रूल पता होना चाहिए। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एडिनिन का परसेंटेज दे देंगे तो फिर पूछेंगे थायमिन का कितना होगा, साइटोसिन का कितना होगा, उससे इस तरह से रिलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद वोबेल हाइपोथेसिस में ट्रांसफर आरएनए के जो एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रेप्लिकेशन में आपको सबसे पहले तो डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लाइक एडेनिन की क्या होती है, साइटोसिन की क्या होती है, थायमिन की कैसी स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद उसके अंदर डीएमिनेशन हो जाए तो क्या होगा, ओके, साइटोसिन का डीएमिनेशन हो जाता है तो यूरेसिल बन जाता है, 5 मिथाइल साइटोसिन का डीएमिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, थायमिन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, ओके, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैसे रिलीज हो रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर रिप्लिकेशन जैसे स्टार्ट होता है तो प्राइमर किस तरह से फॉर्म हो रहा है, वहां पे कौन कौन सी प्रोटीन्स रोल प्ले कर रही है, डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं। उसके बाद क्लिनो फ्रेगमेंट्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी, या फिर कोई प्रूफ रीडिंग किसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद जब रिप्लिकेशन होगा तो रिप्लिकेशन स्टार्ट साइड से लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, लेगिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और कहाँ पे बनते हैं, ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और फिर ट्रांसक्रिप्शन में भी जैसे सेंस स्ट्रैंड कौन सी है, और उसकी कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज की जो सब यूनिट है, अल्फा बीटा, इस तरह से वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो कौन कौन से ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो भी पूछा जाता है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का कोई इनिबिटर है, लाइक अल्फा अमाइंटीन, तो वो किसको इनिबिट करता है और ज्यादा एफिनिटी के साथ किसको इनिबिट करता है, इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद ट्रांसलेशन में प्रोटीन किस तरह से सिंथेसाइज होगी,
शाइनडलगर्नो सीक्वेंस क्या है, कोजेक सीक्वेंस क्या है, और राइबोसोम किस तरह से उसको कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, पहले तो 5 प्राइम कैपिंग पे बाइंड हो रहे हैं या फिर कौन से सीक्वेंस पे बाइंड हो रहे हैं, उसके बाद वो किस तरह से मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहे हैं, और स्टार्ट कोडॉन कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं, और ट्रांसफर आरएनए चार्ज होके आ रहा है तो किस तरह से वो बाइंड कर रहा है, कौन सी साइट पे, ए साइट, पी साइट, ई साइट, इस तरह से वो कहाँ पे बाइंड होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सुपर कोइलिंग और लिंकिंग नंबर्स क्या होते हैं, ये इससे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन काफी ज्यादा इजी होता है, ये इजीली कर सकते हो। और सुपर कोइलिंग को रिलीज कौन करवा रहा है, लाइक टोपोआइसोमेरेज क्या कर रहा है, उस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। उसके बाद इनहिबिटर्स, ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जिसमें मिथाइलेशन कैसे हो रहा है, मिथाइलेशन का क्या रोल है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में 5 प्राइम कैपिंग कैसे हो रही है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन किस तरह से हो रहा है, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक स्प्लाइसिंग, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, देन जीन रेगुलेशन, लाइक प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, यूकैरियोट में जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स में लेक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लाइक सिस और ट्रांस एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक एनहांसर, प्रोमोटर और साइलेंसर, ऑपरेटर, ये कौन कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं और कौन सी सीक्वेंस ट्रांस होती हैं, और इनकी पोजीशन कैसी होती है, ये अपस्ट्रीम पे, डाउनस्ट्रीम पे कहाँ पे प्रेजेंट हो रही हैं, और जीन का रेगुलेशन किस तरह से कर रही हैं। ओके, तो ये सारे आ जाएंगे फंडामेंटल प्रोसेसेस के अंदर। तो इस वाले टॉपिक के अंदर अगर आपने ये वाले टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर कर लिए तो डेफिनेटली आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। देन नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स, होस्ट जैसे ही कोई पैथोजन अटैक करेगा तो उस पे होस्ट का क्या इम्यून रेस्पॉन्स होगा, उसके बाद पैथोजन की जो एंट्री करने की स्ट्रेटेजी है वो क्या है, और बी सेल किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगी, किस तरह से बी सेल का मैच्योरेशन होगा, और बी सेल डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में किस तरह से डिफ्रेंशिएट होती हैं, और फर्स्ट जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सिक्रेट हो रही है, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सिक्रेट हो रही है, और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या होता है वो भी देख लेना। उसके बाद है टी सेल के टाइप्स, टीसी सेल क्या होती हैं, टी हेल्पर सेल क्या होती हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल, उस पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, CD4 किस पे रहता है और CD8 किस पे रहता है, MHC सेकंड को कौन रिकॉग्नाइज करती है और MHC फर्स्ट को कौन रिकॉग्नाइज कर रही है, इस तरह से। उसके बाद इंटरल्यूकिन्स कौन कौन से सिक्रेट कर रही है, टी हेल्पर सेल फर्स्ट कौन से सिक्रेट करती है और टी हेल्पर सेल सेकंड कौन से सिक्रेट करती है। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से क्लास स्विचिंग होती है, और मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, एफिनिटी मैच्योरेशन, हेप्टेन कैरियर हाइपोथेसिस, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स लाइक आइसोटाइपिक, एलोटाइपिक, इडियोटाइपिक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनोलॉजी का ये जो पार्ट है ये BARC के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट है एंटीजन डाइवर्सिटी, किस तरह से एंटीजन VDJ रिकॉम्बिनेशन करके डाइवर्सिफाई हो रही है, उसके अंदर किस तरह से सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हो रहा है। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल में प्लूरिपोटेंसी, मेनली प्लूरिपोटेंसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक उसकी जो सोमेटिक सेल है उसको किस तरह से इंड्यूस्ड करके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाया जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं। देन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टेक्निक्स में तो आपको पता है PCR से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछेंगे हमेशा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, फ्लूरेसेंस रेजोनेंस, एनर्जी ट्रांसफर और SDS पेज, ये पेट, और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे देंगे, हिंड थर्ड है या फिर EcoR1, तो वो कहाँ पे कट कर रहे हैं और उसके कितने फ्रेगमेंट जनरेट हो रहे हैं, या फिर रेडियो लेबल कर दिया तो कितने लेबल्ड फ्रेगमेंट जनरेट हुए, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देन IMSA, ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, DNA सीक्वेंसिंग, एक्सरे डिफ्रैक्शन, RFLP, AFLP और RAPD, ये सारे DNA मार्कर्स
इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेफिनेटली हर टाइम इनसे एक ना एक क्वेश्चंस आता है। तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर बेसिक जो भी प्रिंसिपल है इन सारी टेक्निक्स का, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर बेसिक प्रिंसिपल पता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई डिटेल में बिल्कुल नहीं आता है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पी डिग्री एनालिसिस, पी डिग्री से हमेशा एक क्वेश्चन कंफर्म है, हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद म्यूटेशन, म्यूटेशन से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक उसमें स्ट्रक्चरल म्यूटेशन हुआ है या फिर न्यूमेरिकल म्यूटेशन हुआ है। इसमें भी इन्वर्जन पूछा जाता है ज्यादातर, या फिर उसका डिलीशन डुप्लीकेशन ये पूछा जाता है। और फिर म्यूटेशन के बाद डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म कौन सा है, लाइक मिथाइल मिसमैच रिपेयर कैसे हो रहा है, बेस एक्सक्रीशन रिपेयर कैसे हो रहा है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कौन सी है, सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है, ये पूछा जाता है। फिर क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, क्यूटीएल से भी पूछा जाता है कि पॉलीजीन्स क्या होते हैं, पॉलीजेनिक जीन्स। उसके बाद जीन साइलेंसिंग कैसे करते हैं, एपिस्टेटिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्राइमर्स। प्राइमर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमर का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा प्राइमर किसके लिए सुटेबल रहेगा, उसमें कौन कितने बेस पेयर का प्राइमर हमें सेलेक्ट करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट में माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट जैसे हम लोग देख चुके थे ट्रांसपोजोन के अंदर, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसमें जिब्रेलिक एसिड और इंडोलेसिटिक एसिड जो ऑक्सिन होता है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है और उसके सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, ये देख लेना बिल्कुल। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो, बीटी कॉटन, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके कौन से जीन के अंदर साइलेंसिंग की है वो पूछे जाता है, बार जीन क्या होते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम से हर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो हर साल आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे आप खुद फाइंड करोगे कि एग्रोबैक्टीरियम से 3 to 4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें वीर जीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम के जनरल कैरेक्टर, लाइक ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, या फिर कौन सी डिजीज कोज कर रहा है, और वीर जीन के का क्या फंक्शन है, कौन सा वीर जीन पिलाई बना रहा है, कौन से वीर जीन उसके टीआई प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है और उसको लेके जा रहे हैं प्लांट सेल के अंदर, और इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्लांट डिफेंस रेस्पॉन्स, कि प्लांट के ऊपर कोई पैथोजन ने अटैक कर दिया तो उसके बाद वो कौन सा डिफेंस रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, लाइक सिस्टमिक रेस्पॉन्स या सैलिसिलिक एसिड का काफी ज्यादा रोल होता है, और हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स भी होता है, और उसके जो PAMP पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है प्लांट का जो डिफेंस रेस्पॉन्स, वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइटोक्रोम्स, जो लाइट सेंसिंग प्रोटीन्स होते हैं, लाइट सेंसिंग फाइटोक्रोम्स प्रेजेंट रहते हैं, वो कौन सी लाइट को कौन से फाइटोक्रोम्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लाइक इसमें फाइटोक्रोम ए हो सकता है, फाइटोक्रोम बी, और क्रिप्टोक्रोम्स ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। फार रेड लाइट और रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, जिसमें मैटरनल जीन से किस तरह से जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कौन सी स्टेज में होता है, मिड ब्लास्टुलर स्टेज कौन सी होती है, उसके अंदर टोटिपोटेंसी होती है या प्लूरिपोटेंसी होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ड्रोसोफिला की एक्सिस फॉर्मेशन, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ड्रोसोफिला की जो एक्सिस फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे पहले उसका जैसे जाइगोट बनता है मैटरनल जीन एक्सप्रेस करते हैं, उसमें 2 प्रोटीन का जो ग्रेडियंट फॉर्म होगा उससे किस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन रही है, किस तरह से डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बन रही है। उसके बाद उसमें जैसे सेगमेंट होंगे तो पेयर रूल जीन, गैप जीन, होम्योबॉक्स जीन जैसे होम्योटिक जीन्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, और उनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है स्पर्म एग इंटरेक्शन। स्पर्म और एग का इंटरेक्शन किस तरह से होता है, पॉलीस्पर्मी को किस तरह से रोका जाता है, उसमें कौन सी प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती है,
ये पूछा जाता है। उसके बाद है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंसी, जो हम लोग स्टेम सेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टेम सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें प्लूरिपोटेंसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको आप बिल्कुल डिटेल में अगर अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से रीड कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो सकता है। ओके, तो इस वाली स्ट्रेटेजी को आपको अच्छे से फॉलो करना है, पूरे 1 मंथ तक क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके साथ साथ ये वाले टॉपिक्स पढ़ते जाने हैं। आप खुद फाइंड करोगे कि ये टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक से बार बार क्या होता है, क्वेश्चंस का रिपीटेशन, और आप इजीली सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, और सेक्शन ए के अंदर भी आपको 30 क्वेश्चन तो मिनिमम करने हैं, तब जाके आपको 30 इंटू 3 90 इसमें हो जाएंगे, और उसमें 5 इंटू 3 150 उसमें हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी अगर आपके होते हैं तो भी आप 200 तक पहुंच जाओगे और बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे। तो आपको बिल्कुल किसी पे भी ध्यान नहीं देना, आपकी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट बिल्कुल क्लियर रखनी है, और इस वाली स्ट्रेटेजी को आप सिंसियरली फॉलो करनी है, तो तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, इसके अलावा आप जैसा भी आपको सुटेबल टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 7-8 घंटे तक आप बिल्कुल प्रिपरेशन करते जा रहे हो। घंटे मेजर नहीं करते कि कितने हार्स तक आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें मैटर ये करता है कि आप कितनी एफिशिएंटली कितना याद रख पा रहे हो, या फिर कितने अच्छे से आपको वो समझ में आ रहा है टॉपिक। ओके, तो आप चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन उस टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर करो कि वो आपको बाद में कभी भी भूल नहीं पाओ। ओके, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करती रहनी है। उसके बाद कुछ ऐसे टिप्स की लाइक आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि आप इस एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपने प्रिपरेशन कर दी है स्टार्ट, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग सब इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो। आगे मैं इसके लिए कुछ जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगी और अच्छे से आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो 1 मंथ के अंदर आप इजीली आपका काफी ज्यादा नॉलेज बूस्ट होने वाला है। ओके, सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।